बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका फ़ेज़ 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इनिशिएशन डिस्कस की थी। अब हम इसके सेकंड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, जो कि इलोंगेशन है। इसका सेकंड स्टेप या इसका सेकंड फ़ेज़ भी हम कह सकते हैं, या सेकंड स्टेप इसका कह सकते हैं, जो कि ट्रांसलेशन का होता है, वो होता है इलोंगेशन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इलोंगेशन होती है और क्या क्या जो है वो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास जो ये है ना, मैंने लाइन शो की हुई, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए के ऊपर हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन्स होते हैं। वो बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है, इसके पार्ट 1 में, कि AUG स्टार्टिंग कोडोन्स होते हैं और किस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के आगे से हम देखेंगे कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमने इनिशिएशन वाले जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बनाया था। अब इससे फर्दर किस तरह से वो प्रोटीन प्रोसीड करती है और किस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन्स होते हैं, दैट इज़ AUG, जो कि स्टार्टिंग कोडोन है, जिसके साथ आके अमाइनो एसिड अटैच होता है। ट्रांसफ़र RNA, जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होता है। मतलब AUG जो है ना, कोड कर रहा होता है मिथ्यूनिन के लिए। मिथ्यूनिन वॉज अमाइनो एसिड, और इसको ट्रांसफ़र करने वाला ट्रांसफ़र RNA होता है, जो कि आके इसके साथ अटैच होता है किस साइड के ऊपर, पी साइड के ऊपर। इसके ये जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। एक ए साइट होती है, एक पी साइट होती है और एक ई साइट होती है। ए वो साइट है जहाँ से नया अमाइनो एसिड अंदर एंटर होता है, आता है। ठीक है, पी वो साइट है जहाँ पे प्रोसेस होता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होता है, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और ई से एग्जिट साइड वो साइट है जहाँ से अमाइनो एसिड ने फर्दर एग्जिट हो जाना है। ये हम फर्दर देखते हैं। अब इस सारे प्रोसीजर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें GTP की ज़रूरत है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, GTP की ज़रूरत है, एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें। और इससे हम हाइड्रोलिसिस होगी GTP की, और वो टूटेगा किस चीज़ में? GDP में और P में। ठीक है, PI में, यानी ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। अब डिफरेंट अमाइनो ट्रांसफ़र RNA, ये हमारा ट्रांसफ़र, ये जो ये वाली शेप है, ये ट्रांसफ़र RNA है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र RNA को शो कर रहा है। अब हमारे ट्रांसफ़र RNA के ऊपर हमें पता है एंटी कोडोन्स होते हैं, और ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफ़र RNA है जो कि किसी और अमाइनो एसिड को लेकर आया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये आइसोल्यूसिन है, जैसे कि AUG जो है मिथ्यूनिन को कोड कर रहा होता है, इसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट कोडोन होगा वो आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया अमाइनो एसिड आया, आइसोल्यूसिन था फॉर एग्जांपल, और ये मिथ्यूनिन था। ये तो पहले यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जहाँ पे हमारे पास स्टार्ट कोडोन AUG प्रेजेंट था। अब ये आएगा नया अमाइनो एसिड, तो वो किस साइड पे आएगा? ए साइड के ऊपर आएगा। ए साइड के ऊपर न्यू अमाइनो एसिड आएगा। अब क्या होगा? अब जो पी साइड पे होगा ना हमारे पास अमाइनो एसिड, पी साइड के ऊपर ये वाला अमाइनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा किसके ऊपर? ए साइड के ऊपर प्रेजेंट होगा, जो कि अमाइनो एसिड ए साइड के ऊपर प्रेजेंट है, और ए साइड के अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के ऊपर जाके एक्ट करेगा पी साइड वाला। अब ये बात एक बार फिर से गौर से सुन ले कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली हो कैसे रही है। तो ये हम देखेंगे, जो अमाइनो एसिड पी साइड के ऊपर प्रेजेंट है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो अमाइनो एसिड हमारे पास ए साइड पे प्रेजेंट है उसका अमाइनो ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप ने अमाइनो ग्रुप के ऊपर जाके अटैक करना है। जब ये अटैक करेगा ना, तो इनके दरमियान क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसको कैटालाइज करेगा कौन सा एंजाइम? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब एक एंजाइम आ रहा है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या करना है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करानी है। अब देखें, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप ने इसके अमाइनो ग्रुप पे अटैक किया था। अब जो ये वाला अमाइनो एसिड है ना, ये वाला अमाइनो एसिड ये आके ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके। अच्छा, तो मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रही थी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे जो पी साइड पे ऊपर अमाइनो एसिड होता है, वो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैक करता है जो ए पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उसके अमाइनो ग्रुप के ऊपर, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यानी अब जो इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर देखें, जो इसके ऊपर अमाइनो एसिड होता है वो आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इस ट्रांसफ़र RNA, ये देखें, ये ट्रांसफ़र RNA मतलब सेपरेट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला गोल गोल अमाइनो एसिड है ना, ये आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इन दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। अब इसी तरह यहाँ से दोबारा एक नया अमाइनो एसिड आ गया,
ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होना है, ट्रांसलोकेशन होनी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेज़ेंट था, अब ये वाला अमाइनो एसिड इस जगह पे आएगा, ये वाला अमाइनो एसिड इस जगह पे आएगा और फिर ये वाला अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे अब ये वाला अमाइनो एसिड जो है इसने अपना पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और जो ये वाला अब ये पूरे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन बन रही है। ठीक है। हमने क्या बनाना है, प्रोटीन की चेन बनानी है, ये अमाइनो एसिड की चेन बन रही है। ठीक है। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है। अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा सारे मिलते हैं और आपस में क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब ये देखिए ये अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था उसके ऊपर अमाइनो एसिड जो है वो नहीं था, ये जो ट्रांसफ़र आ रहे हैं ये ई साइड से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है ना, यानी ट्रांसफ़र आ रहे का इधर से इधर शफल होना और इधर से फिर आगे इधर शफल होना, दैट प्रोसेस इज़ बेसिकली नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी ये ट्रांसलोकेट कर रहा है ना, ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है और फिर ये वाला एग्जिट कर रहा है, दैट प्रोसेस इज़ बेसिकली नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब इसके लिए अब ज़ाहिर बात है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो क्या एनर्जी हमें चाहिए, वो इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है और जीटीपी इलोंगेशन फैक्टर 2, ये भी हम डिस्कस करते हैं कि इलोंगेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। जीटीपी होता है। अब जीटीपी में हमें पता है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये डीपी में और पीआई में चेंज हो जाएगा, ये ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में चेंज हो रहा है और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसने अमाइनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब उसने अपना अमाइनो एसिड इस पी वाले ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो वो रिलीज़ हो जाएगा और बाहर से एक नया अमाइनो एसिड आएगा और फिर दोबारा से इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे इलोंगेशन के अंदर जो आ जाते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स। इलोंगेशन फैक्टर्स अब दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में EUTSGTP और EUT यहाँ पे TU है और TS है। ठीक है। दो तरह के, और ये तीसरे तरह का EF यानी इलोंगेशन फैक्टर GTP। ठीक है। GTP हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो जीटीपी है ना, हमें पता है कि इसने ये हमें एनर्जी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जीटीपी का मॉलिक्यूल एनर्जी के लिए यूज़ होता है। इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी और फिर जीडीपी बनेगा और पीआई बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से अब यूकैरियोट्स में देखते हैं कि यूकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा होता है और 1 बीटा गैमा होता है। ठीक है। और इलोंगेशन फैक्टर 2 जीटीपी होता है। अब 2 जीटीपी जो है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, एनर्जी यूटिलाइज होगी और जीडीपी बनेगा यानी डाइफॉस्फेट बनेगा और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। इसी तरह से अब ये इलोंगेशन का पूरा प्रोसेस होता रहता है और ये इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है और एक अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड की अटैचमेंट होती रहेगी और एक पूरी की पूरी चेन बन जाती है। ठीक है। और फिर होती है टर्मिनेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे वो टर्मिनेशन का होल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके प्रोसीजर्स के प्रोटोकॉल्स और उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। एंड इट्स ऑल अबाउट द इलोंगेशन के इलोंगेशन के अंदर इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। ठीक हो गया। इसका प्रोसेस किस तरह से वो कर रहा है और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं ये हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे का सारा जो है वो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन एंड इलोंगेशन, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम टर्मिनेशन डिस्कस करेंगे।